हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 42। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी आज की, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो मैंने टॉपिक क्लियर कराया था आपको, जीन पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, इन सबको मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैम ने थ्योरी करा दी, देन इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फर्स्ट प्रश्न आता है हमारा, पहला क्वेश्चन आता है हमारा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया है। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है इसके बारे में आपको मैंने थ्योरी में भी बताया था कि सामाजिक अधिगम के लिए सामाजिक जो अंतःक्रिया होती हैं, इसका आंसर क्या होगा? पियाजे, आसुबेल, बूनर या फिर वाइगोत्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वाइगोत्स्की। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वाइगोत्स्की। क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे उनका मानना था कि जो अधिगम है एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है जो माता पिता, जो किसके? जो माता पिता, ठीक है, और शिक्षक, जो हमारे टीचर होते हैं, शिक्षक और सहकर्मी जैसे जो भी अधिक जानकार होते हैं व्यक्ति के साथ क्या करती है? अंत्यक्रिया के माध्यम से होती है। ठीक है, कि माता पिता, टीचर, सहकर्मी जो होते हैं इनके साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से होती है क्या चीज़? अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वाइगोत्स्की। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वाइगोत्स्की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है? कि जो बच्चे का अधिगम है, अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, सेकंड है सामाजिक संदर्भ, थर्ड है परिपक्वता, फोर है विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन। तो वाइगोत्स्की ने किसकी बात करी थी आपको यही पता होना चाहिए। तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है इसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सामाजिक संदर्भ। ओके, जो वाइगोत्स्की हैं उनका मानना ये था कि जो संज्ञानात्मक कौशल हैं, क्या हैं आपके? जो संज्ञानात्मक जो कौशल है, ठीक है, और जो चिंतन है, चिंतन के प्रतिरूप जो भी जन्मजात कारक द्वारा क्या है? निर्धारित नहीं होता। उनका मानना ये था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति और जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के बीच अंतर्निहित क्रिया उत्पादन होते हैं, जहाँ पे व्यक्ति क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही है। क्या है? सामाजिक संदर्भ। जहाँ वाइगोत्स्की का नाम आए वहाँ आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन इज बच्चों को सांस्कृतिक संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, यह तथ्य किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सेकंड है बंडूरा, थर्ड आता है पियाजे, फोर्थ आता है चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वाइगोत्स्की, क्योंकि यहाँ संस्कृति के बारे में बात करी गई है। क्योंकि जो संस्कृति और सामाजिक के बारे में कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका एक वाइगोत्स्की अनुरूप कक्षा कक्ष में
सहपाठी का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में वो डैश में वयस्क है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पारस्परिक अधिगम, सेकंड सहयोगी अधिगम, थर्ड पार्ड और फोर्थ आता है अंतर्वाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सहयोगी अधिगम की एक वायुगोष्ठी का अनुरूप है कि कोई भी कक्ष है। ठीक है, उसमें जो सहपाठी हैं वो एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो जब छात्रों का एक समूह एक ही कार्य पर काम करता है या जहाँ पर वे एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, जो छात्र हैं नेतृत्व कर रहे हैं या फिर प्रत्येक छात्र के विचार पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो सहयोग देते हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहते हैं, सहयोगी अधिगम के रूप में इसको क्या करा जाता है, माना जाता है। और जो ये प्रश्न है इसमें यही है कि छात्र के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, सहयोगिक अधिगम का एक उदाहरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सहयोगिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आता है आपका। 5 क्वेश्चन इज वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत है डैश अधिगम डैश होता है। फर्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को सीखने के क्रम में, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के अनुरूप के परिणात्मक रूप में। थर्ड आता है इसमें आपका कि आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित। फोर्थ है जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो जहाँ वाइगोत्स्की की बात आती है, मैंने बताया है आपको इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में बच्चों के अनुभव के परिणाम स्वरूप। तो जो अधिगम है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभव के परिणाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, नीचे दिए हुए कथन, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया सहयोग के जटिल द्वारा घटित होती है। सेकंड आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सही उत्तर समाधान प्रदान करना शामिल है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त कथन के अवलोकन में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। तो फर्स्ट आता है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, कथन फर्स्ट और दोनों सेकंड गलत है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 1 सेकंड गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गेस करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3। कथन 1 जो है वो तो सही है लेकिन जो कथन 2 है वो क्या है आपका गलत है। क्योंकि फर्स्ट सही क्यों है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सीखने और जो संज्ञानात्मक हैं उनके विकास में सामाजिक जो संपर्क हैं और जो सहयोग है उसकी भूमिका पर क्या दिया था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत क्यों है, क्योंकि वाइगोत्स्की सेकंड गलत इसलिए है क्योंकि वाइगोत्स्की का क्या है कि जो मंचान की जो अवधारणा का तात्पर्य मीन्स इसमें ये है कि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि शिक्षार्थी के कार्य को पूरा करने के लिए या फिर समस्या को हल करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन सहायता संसाधन जो है संसाधन प्रदान करके अस्थायी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की। जबकि इसमें दिया हुआ है कि किसी समस्या के सही उत्तर और समाधान प्रदान करना, सही उत्तर थोड़ा ना बताते हैं, ये समाधान
थोड़ा ना बताते। ये क्या करते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं, हेल्प करते हैं उसके समस्या के समाधान करने के लिए। ये नहीं है कि सही उत्तर बता दो। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है और फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानती है। ध्यान देना, वाइगोत्स्की, पियाजे और आपके कोहलबर्ग से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया, पियाजे ने संज्ञानात्मक के बारे में बताया, कोहलबर्ग ने नैतिक के बारे में बताया। तो ये तो पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए और इनसे रिलेटेड घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नैतिक, सेकंड है शारीरिक, थर्ड है आनुवंशिक और फोर्थ है सामाजिक। तो इसका दिस इज द करेक्ट आंसर, इसका होगा आपका सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन आता है आपका कि अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट पुनर्बलन, सेकंड अनुबंधन, आपका थर्ड प्रतिरूपण, फोर्थ आता है पाड़ या फिर ढांचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पाड़ एंड ढांचा। तो इसका जो आंसर है पाड़ है, क्योंकि अधिगम अनुभवी लोगों द्वारा जो छोटे बच्चों को संकेत देना या फिर आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता जो प्रदान करना है वो किसके अंदर, पाड़ के अंदर। किसके, पाड़ का क्या है, एक तरह से उदाहरण है, क्योंकि जो बच्चे को उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं के जो अनुसार उनको क्या दी जाती है, आवश्यक सहायता दी जाती है। ठीक है, और बच्चे को उनके अधिगम की सीमा बढ़ाने के लिए भी व्यक्तिगत क्या दी जाती है, सहायता प्रदान की जाती है, और उनके अधिगम के कौशल को बढ़ाने के लिए भी अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, पाड़ या फिर ढांचे के अंतर्गत आता है आपका। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है आपका। 9 क्वेश्चन आता है आपका, पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम। तो मैंने आपको पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की है उसकी अवस्थाएं बताई थी कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। अब इन अवस्था का सही क्रम पूछा गया है। तो आपको क्या है, आपको अगर अवस्था पता है, अवस्था के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो आप इसका सही क्रम इजीली बता सकते हैं कि इसका जो क्रम है वो कैसे होगा, कौन सा होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व सक्रिय काल। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए। ओके, सेकंड आता है आपका संवेदी काल वर्ग, ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए। उसके बाद आता है आपका औपचारिक संक्रिया काल, तो ये होता है आपका 12 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के बच्चे के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्त सक्रियता, ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए। तो अब आप इसमें देखो कि सबसे पहले कौन सा आया। सबसे पहले आया 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में तो नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई यहीं पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, फर्स्ट वाला आया, क्योंकि 2 से 7 तक है, तो फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा आता है आपका, उसके बाद आता है फोर्थ वाला 7 से 11। तो फोर्थ वाला इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, तो ये नहीं हुआ आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ये। तो इसका सही क्रम यही है कि पहले संवेगात्मक, सेकेंड नंबर पे आपका पूर्व सक्रिय काल, थर्ड पे मूर्त और फोर्थ पे आता है आपका औपचारिक। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे मैंने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो इसमें आपका फर्स्ट है पूर्व सक्रिय काल, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा है वो खेल में शामिल होने लग जाता है
और जो प्रतीकों में हेर फेर करना भी सीख जाता है इसमें, लेकिन वो अभी तक भी जो ठोस तर्क होते हैं उनको नहीं समझ पाता है इसमें। ठीक है। सेकंड आता है संवेगामी। इसमें क्या होता है, इस काल में जो शिशु अपनी इंद्रियों और क्रिया के माध्यम से दुनिया के बारे में क्या करता है, सीखता है। वे वस्तु स्थायित्व का विकसित करते हैं और समझते हैं कि जो वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें नहीं देखा या सुना जा सकता। यह आता है सेकंड में। थर्ड है औपचारिक। ये इसमें क्या होता है कि किशोर जो हैं अमूर्त रूप से भी सोचना या समझना शुरू कर देते हैं या फिर किसी भी समस्या के बारे में तर्क कर लेते हैं इसमें। ठीक है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान कर सकते हैं या भविष्य की योजना भी बना सकते हैं। फोर्थ में आता है आपका कि बच्चे क्या है, ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से क्या करते हैं, सोचना शुरू इसमें कर देते हैं। ठीक है। तो ये है आपकी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं जो हमने आपको बता दिया है कौन कौन सी पहले आती है, कौन उसके बाद आती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कितने ईयर के बच्चे के लिए है, तो आप इसका आंसर 1 मिनट में लगा दोगे। 1 मिनट भी नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको करने में आपको। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई थी? पियाजे ने, विलियम वर्थ द्वारा, कॉलबर्ग के द्वारा या जेम्स एक्स रोस के द्वारा? तो नैतिक विकास की किसने करी थी? कॉलबर्ग ने। किसने करी थी? कॉलबर्ग के द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है। ये आपका थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये आएगा कॉलबर्ग। ठीक है। तो नैतिक जो है, नैतिक जहाँ आया, नैतिक विकास की जो 6 अवस्थाओं की बात करी वो किसने करी? आपकी कॉलबर्ग के द्वारा की गई। ओके। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आता है आपका। 11 क्वेश्चन है आपका कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास के किस चरण में स्थापित होता है? फर्स्ट संवेदी प्रेरक, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड मूरत सक्रियात्मक या फोर्थ औपचारिक सक्रियात्मक। ये मैंने आपको चारों ये जो है चरण जो है इसके मैंने पढ़ाए हैं, क्लियर करे हैं थ्योरी में। अगर थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आप इसका करेक्ट आंसर बता दोगे। तो वस्तु के स्थायित्व, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट संवेदी प्रेरक। ठीक है। क्योंकि जो पियाजे हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी प्रेरक चरण में ही क्या किया गया था, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। और वस्तु जो स्थायित्व है, यह अवधारणा है कि वस्तु अस्तित्व से गायब नहीं होती यदि वे अब स्पष्ट दृष्टि में नहीं हैं तो भी। इनका मानना यह है कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को समझने का मतलब यही एक तरह से कि बच्चों में ये समझ विकसित होती है कि वस्तुएं का अस्तित्व अगर तब नहीं है जब उन्हें देखा और छुपा नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 क्वेश्चन आता है आपका। पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है, ये भी है। इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं करा इन्होंने, बस क्वेश्चन को क्या करा है, इन्होंने घुमा दिया। ठीक है। तो इसका फर्स्ट है पूर्व संज्ञान अवस्था, सेकंड है संवेदी पेशी अवस्था, थर्ड है प्रारंभिक अवस्था, फोर्थ आता है संज्ञान अवस्था। तो वस्तु स्थायित्व की बात किसमें की गई थी? संवेदी पेशी अवस्था के अंदर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका संवेदी पेशी अवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन आता है आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। फर्स्ट जीन पियाजे, सेकंड ब्रूनर, थर्ड 1 और 2 दोनों, या 4 इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सेकेंड कि 1 और 2 जो बूनर हैं ये भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और जीन पियाजे भी। ठीक है, क्योंकि आपको जीन पियाजे का तो पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब जो ये बूनर हैं इनके अनुसार क्या है कि जो शिक्षा का लक्ष्य है, शिक्षा का जो लक्ष्य है वो संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। कौन कहते हैं ऐसे? बूनर कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए और अधिगम की जो विषय वस्तु हैं उनकी जो जांच और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से भी क्या होना चाहिए? समस्या समाधान कौशल के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, इसका थर्ड। ठीक है, 14 क्वेश्चन आता है आपका। 14 क्वेश्चन आता है आपका। कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों का संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है। फर्स्ट, विषय नैतिकता। सेकेंड, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या फिर थर्ड, प्रतिक्रिया। और फोर्थ, सहयोग की नैतिकता। तो कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहयोग की नैतिकता। क्या होगा? सहयोग की नैतिकता। सहयोग की जो नैतिकता है इसके बारे में पियाजे के नैतिक विकास के बारे में पियाजे के कुछ विचार थे, जिसमें जो सहयोग की नैतिकता थी इसके बारे में इनका विचार था कि जो 10 साल की उम्र होती है, ठीक है, कोई बच्चा है उसकी एज कितनी है? 10 ईयर की है, 10 साल की है, के आसपास एक नया चरण उनको प्राप्त होता है। जैसे जैसे बच्चा 9 या 10 साल की उम्र में कम अहंकारी हो जाते हैं, ठीक है, और वो ये भी महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं कि नियम तय नहीं हैं बल्कि एक पक्षीय होते हैं। उन्हें पता चला कि नियम बदल सकते हैं और नियमों का पालन करने के बारे में व्यक्तित्व निर्णय लेना संभव है। और इस स्तर पर बच्चों के लिए समझना कठिन हो जाता है कि एक ही व्यवहार अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकता है। और इस स्तर पर क्या होता है? नियम को तोड़ना गलत नहीं है बल्कि निर्णय लेने में उद्देश्य या फिर नियम स्थिति पर विचार किया जाता है। उन्हें लगता है कि प्रशंसा और सजा को अनियमित तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। कुल मिला के यह है कि इसका करेक्ट आंसर होगा सहयोग नैतिकता, जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है आपका। 15 क्वेश्चन आता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतिम अवस्था कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन संवेदिक पेशी अवस्था, सेकंड अमूर्त, थर्ड उत्तर सक्रिय अवस्था और फोर्थ मूर्त आपकी अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट अवस्था है वो क्या है? आपकी संवेदी पेशी अवस्था है। सेकंड कौन सी है आपकी? सेकंड आती है आपकी उत्तर सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड आती है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ आती है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आता है हमारा। 16 क्वेश्चन में आता है हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेगी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? फर्स्ट सामाजिक मुद्दों से सरोकार, सेकंड अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, थर्ड तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और फोर्थ विकल्प के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, जो संवेगी प्रेरक जो अवस्था होती है ये क्या होती है, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए होती है। शिशु दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रिय प्रेरक क्षमताओं का क्या करता है, यूज़ करता है, और सजगता के साथ शुरुआत करते हुए वो क्या करता है, शुरुआत करते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें आपका यही आएगा कि इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता ये भी है कि वस्तु का स्थायित्व होता है, और इसमें अवस्था के साथ संबंधित है अनुकरण। अनुकरण करके इसमें बच्चा क्या करता है, सीखता है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो स्मृति, मानसिक निरूपता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन आता है आपका। तो 17 क्वेश्चन आता है आपका कि नैतिक विकास में प्रश्नों के सही गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका नैतिक यथार्थवाद, सेकंड है नैतिक तार्किकता, थर्ड है नैतिक संकट, और फोर्थ आता है नैतिक दुविधा। तो सही गलत का निर्णय और चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर नैतिक तार्किकता। ठीक है, क्योंकि जो नैतिक तर्क है वो नैतिक मुद्दों के बारे में सोचने और निर्णय लेने के लिए एक संज्ञानात्मक एक क्या है, प्रक्रिया है। इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें आपके शामिल होती है सही और गलत प्रश्न, इसमें शामिल आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं वाला जो शब्द है वो नहीं पढ़ते, देन पढ़ के फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आंसर लगा देंगे और देखेंगे कि अच्छा कॉलबर्ग से कौन सा संबंधित है, उस पर नैतिक संबंधित है, इसी को करेक्ट आंसर लगा दिया। तो क्वेश्चन में लिखा है नहीं है, इस पर ध्यान देना है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका, संदेह अभिमुखता, सेकंड है सामाजिक अनुबंधन विधि समस्त अभिमुखता, थर्ड आता है दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता, फोर्थ आता है सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूमिक संदेह अभिमुखता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, विकास के 3 चरण पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक हैं, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामाजिक, सेकंड आता है संज्ञानात्मक, थर्ड है आपका शारीरिक, या फोर्थ आता है आपका नैतिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, गैस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो मैंने आपको थ्योरी में भी कराया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका नैतिक, कि नैतिक ने ही विकास के 3 चरण जो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक हैं, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें पूर्व पारंपरिक होता है, जो ये पूर्व पारंपरिक है आपका, जो इसमें पूर्व पारंपरिक है, इसमें क्या होता है, दंड से बचने पर आधारित होता है ये। ठीक है, स्वहित और दंड से बचने के लिए, किससे होता है, दंड से बचने पर आधारित है। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड पारंपरिक। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समाज के जो मानदंड होते हैं या फिर कानून का जो पालन होता है उसको प्राप्त करने या फिर कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तर पारंपरिक। इसमें क्या होता है कि नैतिक निर्णय न्याय और जो मानव अधिकार के अमूर्त सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं इसमें।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपको पता लग गया। करेक्ट आंसर आएगा इसका आपका नैतिक। ओके, नाउ लास्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 20। क्वेश्चन है इसका 20, लास्ट नहीं है सॉरी, 20 क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानदंडों पर आधारित नहीं होकर अंतरीकरण पर आधारित है? पूर्व रूढ़िगत स्तर, पश्च रूढ़िगत स्तर, या फिर आपका अन्य व्यक्तित्व स्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पश्च रूढ़िगत स्तर, क्योंकि जो कोहलबर्ग है उनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसमें पश्च रूढ़िगत स्तर पर ही व्यक्ति के जो बाहरी मानक और सामाजिक अपेक्षाओं में स्वतंत्र अपने व्यक्तित्व सिद्धांत पर आधारित नैतिक निर्णय लेते हैं वो। ठीक है, इसमें आ रहा है वाह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यही है कि जो पश्च रूढ़िगत स्तर है यही इसके आंतरिक आधारित होता है, आंतरिकरण पर आधारित होता है, मानकों पर मूल आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है ये। 21 क्वेश्चन आता है। 21 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में सही व्यक्ति गलत सही समझ नैतिकता चेतना का विकास करता है? फर्स्ट ऑप्शन आता है पूर्व परंपरागत तर्कना, सेकेंड आता है परंपरागत तर्कना, थर्ड आता है पश्च परंपरागत तर्कना, फोर्थ आता है अपरंपरागत तर्कना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पश्च परंपरागत तर्कना। ठीक है, सही गलत की समझ और सही नैतिकता का चेतना का जो विकास होता है वो पश्च परंपरागत तर्कना के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिक की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? फर्स्ट आता है आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड आता है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, फोर्थ आता है सामाजिक समझौते और व्यक्तित्व आधारित अभिविन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ओके, कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि उन्होंने अच्छा होना और इस बात पर विचार करना कि चयन जो रिश्ते को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज़ पर उन्होंने क्या दिया है? जोर दिया है। ठीक है, 23 क्वेश्चन आता है आपका। 23 क्वेश्चन आता है, कौन सी अवस्था अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? फर्स्ट, नैतिक विकास के चरण स्वरूप सार्वभौमिक, सेकंड, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता, थर्ड, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं बल्कि वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, फोर्थ, नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलबर्ग के अनुसार कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ओके, 24 क्वेश्चन आता है आपका। 24 क्वेश्चन आता है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान प्रचलित सामाजिक मानदंडों नियमों के अनुरूप आंकता है और नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है? फर्स्ट, नैतिकता का पूर्व परंपरागत, नैतिकता का परंपरागत, थर्ड, नैतिकता का उत्तर परंपरागत और गैर परंपरागत। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नैतिक का परंपरागत स्तर। 25 क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिकता सहयोग या नैतिक यथार्थवाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर है आपका नैतिक तर्क। ठीक है, तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। पियाजे, कोहलबर्ग और आपका
पियाजे, कॉलबर्ग और तीसरे थे आपके जीन पियाजे। इनसे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। ठीक है, तो थैंक यू।